वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का आईपीओ कल आने वाला है, तो क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका रिव्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, हड़बड़ी है 1.5x करके देख लीजिए। टू द पॉइंट बात करेंगे। कंपनी क्या करती है? कंपनी बेसिकली केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करती है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर एंड डी अमोनियम फॉस्फेट की ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एज पर द वॉल्यूम सेल्स। अच्छा खासा इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया है। 1981 से ये अभी मार्केट में है इंडिया में, और अभी तक में अभी इनका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है टोटल 14 स्टेट्स में है इंडिया में। और अपना ये जो माल है, रॉ मटेरियल है, वो नॉर्थ अफ्रीका एंड बाकी यूरोप कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। यूरोप नहीं, सॉरी, नॉर्थ अफ्रीका कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अभी इनका जो नेटवर्क है, काफ़ी सारे डीलर्स एंड रिटेलर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा खासा इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। इनके जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनीज़ हैं बेसिकली, जैसे कि जुआरी मैरोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड, जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, ओसीपी साउथ अफ्रीका एंड प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे इनके प्रमोटर्स हैं। तो कोई इंडिविजुअल इनके प्रमोटर्स नहीं है, कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके प्रमोटर हैं। अभी अगर आप देखोगे कि कौन इसमें सेल कर रहा है अपने स्टेक को, तो मेजरली कंप्लीटली सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना शेयर इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितने भी शेयर्स थे वो कंप्लीटली इस आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। इशू साइज़ इसकी है 1500 करोड़ के आसपास, मतलब 1500 करोड़ के आसपास, जिसमें से फ्रेश इशू है 1004 करोड़ एंड बाकी का जो इशू है 497 करोड़ वो ऑफर फॉर सेल है। इस ऑफर फॉर सेल में अप्रॉक्सीमेटली 430 करोड़ के आसपास का स्टेक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि वो आईपीओ के थ्रू कंप्लीटली सेल करने वाले हैं। विच मीन्स कि ये आईपीओ जैसे ही लिस्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रमोटर लिस्ट से नाम एकदम ही हट जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द लिस्टिंग नहीं रहने वाली है। यहाँ पे 60 करोड़ का जो रिमेनिंग टोटल अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट है वो सेल कर रही है। जुआरी जो कंपनी है वो अपना थोड़ा बहुत माइनर स्टेक सेल कर रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं। बेसिकली मेजॉरिटी इनका फ्रेश इशू है और ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, ऑफर फॉर सेल का तो आपको पता ही है कि क्या होता है। गवर्नमेंट को अपने पैसे मिल जाएंगे और बाकी का इनको लिस्टिंग बेनिफिट मिलेगा स्टॉक एक्सचेंज में। बाकी फ्रेश इशू जो है 1000 करोड़ के आसपास, उसका वो क्या करने वाले हैं, गोवा फैसिलिटी जो वो अक्वायर करने वाले हैं। 1600 करोड़ के आसपास का इनका डील हुआ था। 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने पेमेंट कर दिया है। 520 करोड़ जो रिमेनिंग बाकी है वो इस आईपीओ के थ्रू वहाँ पे कर देंगे। इसके बाद इनके ऊपर कुछ बोरोइंग्स हैं, तो उसमें से 300 करोड़ वो इसी आईपीओ के पैसे से निकाल के चुका देंगे। इसके बावजूद भी इनके पास काफ़ी सारी बोरोइंग रहने वाली है, जो मैं आपको आगे बता दूंगी। इनके अगर आप पर्टिकुलर्स देखोगे, फिनेंशियल पर्टिकुलर्स, तो आप देख सकते हो कि अच्छा ईयर ऑन ईयर परफॉर्म कर रही है। इसकी प्रॉफिट इंक्रीज़ हुई है, इनकम इंक्रीज़ हुई है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो, पहले 156 करोड़ की थी, फिर 190 करोड़ की हुई, फिर 223 करोड़ की हुई, और अभी तक 9 मंथ्स में इनका 361 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। इस नंबर को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे इसमें डिस्कस हम करने वाले हैं। तो 361 करोड़ का इनका अभी फ़िलहाल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो कि अगर आप इसको होल्ड करने का फैसला करते हो, तो हो सकता है कि आपको ये डिविडेंड भी आगे जाके देगी, क्योंकि इसने 2019 एंड 2020 में डिविडेंड भी पे किया है। पिछले साल इसने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है, पर बाकी के 2 साल में इसने अच्छा खासा डिविडेंड पे किया है, विच मीन्स कि आगे जाके इसमें डिविडेंड आपको मिल सकता है। अब आते हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। काफ़ी सारे इनके ऊपर लिटिगेशन केसेस हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक से एक है। मैंने सब पढ़ा है, आप पेज नंबर 520 में जाके पढ़ सकते हो इनके आरएचपी में। मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं जैसे कि कुछ स्टोरेज टैंक रिलेटेड, कुछ इलीगली वो स्टोर कर रहे थे अपने ये फॉस्फोरिक एसिड को, जो कि कब से चला आ रहा है ये केस, 1998 से। फिर कुछ एफआईआर फाइल किया गया है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इनके एम्प्लॉय के अगेंस्ट। कुछ ऐसे भी इनके ऊपर केसेस हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ऑर्डर ले लिया, पैसे ले लिया, लेकिन मैन्युफैक्चर नहीं किया, उनको प्रोडक्ट डिलीवर भी नहीं किया। वो एक क्रिमिनल केस इनके ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी सारे केसेस है, एक एक करके बताने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप जाके खुद ही पढ़ सकते हो। आरएचपी इनका बाइबल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको आईपीओ के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ केसेस इनके ऊपर इन्वॉल्व है, तो वो आ रहा है निकल के 600 करोड़ के आसपास, मैंने ऐड किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ के आसपास इस कंपनी के ऊपर लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं, यानी कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि कल को अगर कोई भी केस इनके फेवर में नहीं रहता है, तो इतना अमाउंट इन सारे केसेस में इन्वॉल्व है जो इसी कंपनी का इतना लॉस हो सकता है, इतना मान के चलो। ओके, फिर यहाँ पे
क्रेडिटर्स जो बोरोइंग्स इनकी कितनी है, यहाँ पे इनकी बोरोइंग्स है अप्रॉक्सीमेटली 2100 करोड़ के आसपास। ये देख लो 2100 करोड़ के आसपास की इनकी बोरोइंग्स है। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि फ्रेश इशू से वो 300 करोड़ चुका देंगे, तो 2100 करोड़ में से 300 करोड़ आप माइनस कर दो तो कितना बचता है। इसके चुकाने के बाद भी 1800 करोड़ का इनके ऊपर डेट बचेगा। प्रॉफिट आपको मैंने क्या बोला था कि उसको ध्यान में रखना, 361 करोड़, मतलब मान लो कि इस साल इन्होंने 400 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। ओके, 400 करोड़ का तो प्रॉफिट ये कमा रही है, उसमें इनके ऊपर 1800 करोड़ का डेट होने वाला है, 600 करोड़ का इनके ऊपर लिटिगेशन एक्टिविटी है। तो ये सारे इतने सारे भारी भरकम कॉस्ट ऑफ इनका जो कॉस्ट है वो मतलब नेगेटिव में ही आता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो मुझे सही लग नहीं रहा है। फिर यहाँ पे देख लो आप कि इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो है, मतलब केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की जो हाईएस्ट पीई रेशियो है वो है 18.72। मतलब अगर आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर में कोई भी कंपनी 18, 19 या इन सब लेवल्स पे कोई आपको शेयर मिल रहा है तो समझ जाओ कि ये काफ़ी महंगा मिल रहा है। ओके, लोवेस्ट क्या है 11.57। मतलब कोई भी फर्टिलाइज़र की कंपनी अगर आपको 12 के आसपास के पीई पे मिल रही है यानी कि अच्छे वैल्यूएशन पे, वो आपको बहुत ही अंडर वैल्यूड मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। अगर कोई इस कंपनी की कोई भी शेयर आपको 15 के आसपास के पीई की मिल रही है यानी कि वो एवरेज है, ठीक है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है। पारादीप की जो पीई रेशियो निकल के आ रही है वो एकदम एवरेज पे ही वो अपना पीई लेके आ रही है, ना ही अंडर वैल्यूड ना ही ओवर वैल्यूड। ओके, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे वो अपना पीई को लेके आ रही है। अभी यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके आरएचपी में ही आप देख सकते हो इनके पीयर्स कौन है, कोरोमंडल, चंबल, दीपक फर्टिलाइजर्स। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, टोटल इनकम सबसे अच्छा किसका है, कोरोमंडल का, ठीक है। यहाँ पे देख सबसे टोटल इनकम सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसको हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कोरोमंडल को 1 पॉइंट मिला, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग पारादीप का 15 के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग सबसे सस्ता किसका है, जितना कम उतना अच्छा, आपको मैंने बताया था जितना, तो 11.57, इसको 1 पॉइंट मिला, ठीक है। अर्निंग पर शेयर सबसे अच्छा किसका है, कोरोमंडल का, इसको और 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है। डाइल्यूटेड हटा दीजिए। रिटर्न ऑन नेट वर्थ सबसे अच्छा किसका है, चंबल का 33, तो इसको भी 1 पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट यहाँ। और नेट एसेट वैल्यू सबसे अच्छा किसका है, दीपक फर्टिलाइज़र का, इसको भी 1 पॉइंट मिल गया। अब आप मुझे खुद ये चीज़ बताओ कि पारादीप किस पैरामीटर में सबसे बेस्ट है, किसी भी पैरामीटर में नहीं। कोरोमंडल 2 पैरामीटर में अच्छी है, चंबल 2 पैरामीटर में अच्छी है, दीपक फर्टिलाइज़र भी 1 पैरामीटर में अच्छी है, पर पारादीप किस पैरामीटर में अच्छी है, किसी भी पैरामीटर में नहीं, वो एक एवरेज है। विच मीन्स कि फॉर इन्वेस्टमेंट आपको आपके पास अच्छे अच्छे चॉइसेस हैं। कोरोमंडल, चंबल, दीपक ये सारे अच्छे चॉइसेस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फोकस कर सकते हो। आरएचपी में ही पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस में इन्वेस्टमेंट करना है किस में नहीं। पारादीप में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर्पस मुझे उतना सही नहीं लगा, ये मैंने आपको क्लियर कट स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आपको दिख गया होगा। फिर भी अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं ना, क्योंकि लिस्टिंग गेन क्या होता है ना, वो साइकोलॉजिकल होता है, इट इज़ नॉट अबाउट फंडामेंटल एंड ऑल, ठीक है। मतलब बहुत ख़राब है, लॉस मेकिंग है, तब तो लिस्टिंग गेन्स नहीं होगा। लेकिन जनरली क्या होता है ना, आईपीओ का जो रिस्पॉन्स है वो रेट पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोगों को अभी भी कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि 40 रुपये का शेयर, और अगर कोई शेयर 1000 रुपये की है तो 40 रुपये की सस्ती शेयर है। उनको ये पता ही नहीं है कि 1000 रुपये का शेयर का अगर पीई 11 है और 40 रुपये का शेयर का अगर पीई 50 है, तो 40 रुपये वाला शेयर बहुत महंगा मिल रहा है आपको उस कंपनी के इंडस्ट्री सेक्टर के हिसाब से। लेकिन लोग अभी भी प्राइस के पीछे भागते हैं, लोग प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कुछ नहीं देखते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे देयर आर हाई चांसेस कि 42 रुपीज़ का रेट देख के उनको लगेगा कि ये तो बहुत सस्ता शेयर है। वो देखेंगे ही नहीं कि इसका क्या वैल्यूएशन है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या लिटिगेशन चल रहा है, क्या कोर्ट कचहरी की केसेस चल रहा है, इनको कुछ नहीं मतलब। तो इस वजह से इसमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ मेरा खुद भी इसमें इंटरेस्ट है इस कंपनी में। ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखाया, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कैश फ्लो भी इनका इनफैक्ट पॉजिटिव ही है, तो ख़राब फंडामेंटल्स नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है। दीपक फर्टिलाइज़र है, चंबल है, कोरोमंडल है, तो इसमें हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें, है ना। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए इसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एक अच्छा रिस्पांस आएगा, और डिमांड अगर ज़्यादा रहेगी तो हमें गेन्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि कल है LIC की लिस्टिंग। ओके, तो LIC का लिस्टिंग हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसा मिलता है लिस्टिंग गेन्स लोगों को। अगर अच्छा लिस्टिंग गेन उनको मिलता है तो लोगों का भरोसा फिर से आ जाएगा IPOs में, और फिर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। और क्या है कि फर्स्ट डे नहीं, अभी क्या है, अभी जिस तरीके का मार्केट सिनारियो नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है ना, तो अभी यही एक एडवाइस है पूरे इस साल के लिए, ये लिख लो आप 2022 में कोई भी IPO आए, थर्ड डे से पहले अप्लाई मत करो। ओके, थर्ड डे तक रिस्पांस देखिए या फिर सेकंड डे तक रिस्पांस देखिए कि इंस्टीट्यूशन पैसा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो आप भी लगा लो, सिंपल, ठीक है। और अगर ग्रे मार्केट का अगर हम बात करें तो 42 रुपीज़ के ऊपर 3 रुपीज़ का इनका ग्रे मार्केट चल रहा है, मतलब 7 to 8% का रिटर्न अभी फिलहाल चल रहा है। अब ये ग्रे मार्केट कल अगर LIC की लिस्टिंग ख़राब हो गई तो ये ग्रे मार्केट आप देखना ये 1 या 2 या 0 रुपीज़ भी हो सकता है। तो ये ग्रे मार्केट पे अभी देख के फ़ायदा है नहीं, कल का कल देखेंगे हम लोग। मेरा अभी इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मेरे ये रडार पे है, कल और परसों के बाद कैसा रिस्पॉन्स आता है उस पर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन मैं आपको अपना दे दूँगी, लेकिन अभी तक आपको आई होप पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। LIC की अगर आपको लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जाननी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो अपलोड हो गया है 1 घंटे पहले, तो आप जाके देख सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।